Good morning, students. Today we will study about the soil conservation. In my previous lecture, I have taught you about the soil erosion. What were the main causes of soil erosion we have studied. Now we will save the soil by following method. First of all, we will study about the afforestation and proper management of grazing. To conserve the soil, first of all, we will have to follow afforestation and proper management of grazing. We know planting more and more trees or planting large number of trees is called afforestation. We have studied how deforestation was the main cause of soil erosion. Today we will study how afforestation will be helpful to conserve the soil. We know that the roots of the plants hold the soil tightly. Hence, it stops the erosion of the soil by the natural agents such as running water and फास्ट ब्लोइंग विंड. हमने पढ़ा था कल कि डिफॉरेस्टेशन के कारण किस प्रकार से सॉइल इरोशन होता है. अब उसी के अंतर्गत हम देखेंगे अफॉरेस्टेशन, यानी अधिक से अधिक पौधे को लगाकर पौधे की जड़ें सॉइल को, मिट्टी को टाइटली जकड़े रहती है, जिससे जो नेचुरल एजेंट्स हैं जैसे तेज गति से बहता हुआ पानी या हवा जो कि अपर लेयर को इरोडेट कर देता है, वह रोक देता है. इसके अतिरिक्त सेकेंड, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. वी हैव स्टडीड दैट ओवर ग्रेजिंग वाज आल्सो अ मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोशन. If we will follow the proper management of grazing, it means when we will graze our cattle on a particular land, then next few days we will let that land to grow the grasses naturally. This is called the management of ग्रेजिंग. कि जिस लैंड पर हमने मवेशी को चराया, अब क्या होता है, घास को खा लिया. अब उस लैंड को कुछ दिन के लिए हम छोड़ दें, दूसरे लैंड पर अपने कैटल्स को ग्रेज कराएं, जिससे जो वहां पर ग्रासेस हैं वे नेचुरली ग्रो होंगे. ग्रो होने से क्या होगा, सॉइल नेकेड नहीं होगा और जो इजीली विंड के द्वारा या वाटर फ्लोइंग के द्वारा इरोडेड होता है वह रुक जाएगा, क्योंकि जो रूट्स ऑफ ग्रासेस हैं वे टाइटली होल्ड किए रहते हैं सॉइल को, इसीलिए इजीली इरोडेड नहीं होने देते. सेकेंड, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स. In our previous class we have studied that near the desert region, when wind blows one direction, lots of sand flow in the air, and after some time these sands are deposited on the fertile soil, and the fertile soil also become unfertile. हमने देखा था कि जो डेजर्ट रीजन्स होते हैं, डेजर्ट रीजन में क्या होता है कि एक ओर से अगर हवा आई, बहुत सारे रेत
ऊपर हवा में उड़ते हैं और दूर उड़कर जो फर्टाइल जो सॉइल है वहाँ पर कई फीट ऊपर जो है सैंड जमा हो जाता है, जिससे वह फर्टाइल लैंड भी अनफर्टाइल हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? शेल्टर बेल्ट का प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का निर्माण कैसे करते हैं? जो डेजर्ट का लास्ट सीमा है वहां पर झाड़ीनुमा पौधा लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे यह बेनिफिट होता है कि जब हवा तेज से बहती है और अपने साथ सैंड को लेकर उड़ती है तो क्या होता है, ये झाड़ीनुमा पौधे जो होते हैं उससे टकराकर सैंड इधर की ओर यानी डेजर्ट साइड ही पुनः डिपॉजिट हो जाता है। अपोजिट साइड जिधर की फर्टाइल लैंड है उधर नहीं जा पाता है, उससे जो फर्टाइल लैंड है वह सेफ रहता है। इट मीन्स जो डेजर्ट लैंड के सैंड फर्टाइल लैंड पर जमा होकर उसे अनफर्टाइल कर रहा था, उसे डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट कर रहा था, यह प्रोसेस रुक जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग ऑन माइनिंग एक्टिविटीज। In previous class we have studied that mining was also a main cause of the soil erosion. If we will control the mining activities or after doing mining work, if we will refill the dip of the mining areas, then soil erosion can be stopped। मैंने लास्ट क्लास में यह बताया था कि माइनिंग जो है वह सॉइल इरोशन के लिए एक मुख्य कारण है। क्या बताया था कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं, उस गड्ढे से हम जो अंदर से मिनरल्स है उसे निकाल देते हैं और उस गहरे भाग को फिल किए बिना छोड़ देते हैं। जब उसमें वाटर भरता है तो ऊपर की जमीन जो वाटर को शोकिंग करता है, ऊपर की जो मिट्टी है वह नीचे की ओर धंस जाती है, जिससे लार्ज एरिया में एक बड़ा गहरा बन जाता है, जिससे सॉइल इरोशन होता है। तो अगर हम माइनिंग वर्क करने के बाद उस गहरे भाग को हम रिफिल कर दें, उसे भर दें, तो क्या होगा कि फिर वह जो सॉइल इरोशन हो रहा है वह रुक जाएगा, ऊपर की मिट्टी नीचे नहीं धंसेगी और सॉइल इरोशन रुक जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। We have studied in previous lecture that the waste product of industries are thrown out directly on the land. For example, the polluted water and chemicals, that is the waste of the industries are thrown carelessly on the land, and after few times the land on which the industrial wastes were thrown out, that land become unfertile or bad land। हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होते हैं, जैसे गंदा पानी है, मशीन को ठंडा करने के लिए जो हम पानी फ्रेश वाटर यूज करते हैं, तो वह ग्रीस युक्त गर्म वाटर हम केयरलेसली सॉइल पे छोड़ देते हैं। या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं, केमिकल युक्त होते हैं, उसको लैंड पर ऐसे ही केयरलेसली फेंक देते हैं। उससे क्या होता है कि ये केमिकल्स ये सॉइल में मिल जाते हैं और हॉट वाटर के कारण क्या है, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में चेंज करते हैं, या रेडवर्म होते हैं, ये सारे मर जाते हैं। उससे नेचुरली जो ह्यूमस का निर्माण होता है वह समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ जो केमिकल्स हैं
वे सॉइल में मिलकर उसे पॉल्यूट बना देते हैं और इस कारण से उस सॉइल की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। वह लैंड बैड लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अनकल्टिवेटेबल लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज adapting terrace farming. In last lecture we had studied that on the slope areas or the hilly areas the farmers plow counter plowing, use counter plowing. हम पहाड़ी इलाके में देखते हैं जहाँ स्लोप है वहां पर क्या करते हैं कि हम काउंटर फ्लोइंग करते हैं स्लोप के दिशा में ही। मान लो कि यह स्लोप है, मेरा हाथ ये जो है सॉइल है हिली एरिया है, अब हम इधर से ऐसे करके हम जुताई करते हैं, फ्लोइंग करते हैं। फ्लोइंग करने से क्या देखा, ये सीधी रेखा में यहाँ पर एक गड्ढा रह गया, ये गड्ढा बन गया। अब यह क्या है, यहाँ पे वाटर को अगर हम डालेंगे यह स्पीडली यहाँ से बहते जाएगा और यहाँ पर जो सॉइल है उसको अपने साथ बहाते जाएगा। अपर लेयर का जो सॉइल है उसको बहा देता है। तो अब हम इसको कैसे करें, जो काउंटर फ्लोइंग है इसको कैसे रोकें, अपोजिट कर दें, इस तरह से हम फ्लोइंग करें सीधे डायरेक्शन में। यू अब क्या है, जब हमने यहाँ पर फ्लोइंग किया तो ये मिट्टी यहाँ पर ऊपर की ओर उभर गई, फिर यहाँ पर किया तो यहाँ पर मिट्टी उभर जाएगी, यहाँ पर किया यहाँ पे उड़ेगी। अब क्या है, इस तरह से है, यहाँ पे पानी आया, यहाँ पर जो मिट्टी उड़ी हुई है यह रोकेगा और वाटर के स्पीड को तोड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर मिट्टी ऊपर उठा हुआ है, इसको जो वाटर की स्पीड है यहाँ तोड़ेगा। इस प्रकार से कम इस प्रोसेस से फ्लोइंग करने पर कम से कम जो फर्टाइल सॉइल है वह इरोडेड होता है, नीचे की ओर जाता है। इस प्रकार से सॉइल का कंजर्वेशन होता है। अगर हम सभी अवेयर हो जाए और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें तो यह महत्वपूर्ण जो सॉइल है जो हम सभी के लिए जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, तो हम सॉइल इरोशन को आसानी से रोक सकते हैं। इसलिए हम सभी जिम्मेदार नागरिक बने और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसके प्रोटेक्शन में, इसके कंजर्वेशन में और साथ ही साथ जो इरोडेड हो रहे हैं सॉइल इसके कंजर्वेशन में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ओके, थैंक यू।